Everyone, welcome to Neo Shiksha. Today we are going to discuss the chapter 8 of Biology class 11th, Cell the Unit of Life. इस चैप्टर में मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। और इस साल नीट 2025 में तो हम लोगों ने देखा कि इससे ओवरव्यू से भी यहाँ से भी सवाल आया था बहुत सारा, और इस पेज से भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं जो कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल, फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सो बेसिकली हम लोग पार्ट वाइज में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 किसी और दिन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग बात करें एक सेल की, तो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू मस्ट हैव वंडर्ड and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate things does not have which a living thing has? So मैं आपको यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा, और मैं आपसे एक पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैं अभी एनसीईआरटी बुक पे लिखूँगा वो आपके एनसीईआरटी बुक पे होना ही चाहिए। ये अगर आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको मैं जितना बताऊं वो करना ही पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूमिका। मूवीज़ में आप लोग देखते ही होंगे, भूमिका बांधता है लोग, तो हम लोग भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो इन 1665 सॉरी, एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको? कॉर्क सेल को। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क सेल को। तो ऑब्जर्व करते करते इन्होंने क्या देखा, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग 10th में तो पढ़ कर आए होंगे। और वो जो कॉर्क सेल था वो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड था? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आप लोग को पता ही होगा, ओक ट्री। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ओक ट्री को इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्वार्कस सुबेरस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको, इससे नीट से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। 1-2 बार मैंने देखा भी है कि क्वार्कस सुबेरस पूछे गए हैं कि किस पेड़ को कहते हैं, तो ओक ट्री को कहते हैं। और ये जो आप लोग सोचेंगे कि ये कॉर्क सेल को कैसे देखें, तो ये लोग नहीं, ये जो व्यक्ति थे हुक साहब, हुक एग्जामिन फ्रॉम सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये, इसको आपको एनसीईआरटी पे नहीं लिखना है। जो जिस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा, इस जगह पे लिखूँगा, या फिर एनसीईआरटी के किसी भी पेज पे लिखूँगा, कॉर्नर पे लिखूँगा, उस चीज़ को आपको लिखना है। ये तो मैं आपको ऐसे ही अभी थोड़ा सा जो 10th का रिकैप होता है, 9th में जो आप लोग पढ़ कर आए हैं उसका रिकैप दे रहा हूँ। ओके, सो आप लोग को ये चीज़ ज़रूरी है जानना। और उन्होंने देखते देखते क्या बताया कि ये क्या है, इन्होंने बताया, इन्होंने देखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। तब आप लोग पूछिएगा कि ये कैसे देख लिए, तो इनके माइक्रोस्कोप से ही दिखा। उस वक्त भी सोचिए कितने अच्छा बात है कि इतना कंपाउंड डेंस माइक्रोस्कोप ये बना लिए। ये देखिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने पाया। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को इन्होंने
एक एक इस कंपाउंड को इन्होंने इस चीज़ को इन्होंने बोला सेल, और लेटर इसको बोले, लेटर उन्होंने नहीं बोला, किसी और ने बोला, इसको बोला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल थे, मतलब ये जो वैकेंट थे ये लोग, इनमें कुछ नहीं था। वैकेंट, वैकेंट का मतलब जिनको नहीं पता इनको लिख देते हैं, ये खाली थे। ओके, ये वैकेंट थे। और अगर आप लोग पूछेंगे कि ये जो कॉर्क सेल है, ये जो कॉर्क सेल है, कॉर्क सेल, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी पे। इसने एनसीईआरटी ने अभी क्या क्वेश्चन पूछा हम लोग से? एनसीईआरटी ने अभी पूछा हम लोग से ये, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ। क्या हम लोगों ने क्या पूछा है? व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डोंट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। सो इसका आंसर है, मैं आपको लिख कर ही बताता हूँ। अब इस चीज़ को आप लोग नहीं लिख आपको लिखना ही पड़ेगा। अब नहीं लिखिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आप लोग को। सेल के टाइप्स, ठीक है गाइस, ऐसा लेक्चर आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा एनसीईआरटी सेंट्रिक है। और अगर मैं ये भी दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के जो बुक से हैं बाहर से नहीं आते हैं। इस साल भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पेज से आ गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पेज से आ गए हैं। यहाँ पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। जैसे पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो उस पर्टिकुलर थिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। आप लोग मुझे याद दिलवाइएगा कि सर बचा हुआ है, नहीं तो फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए हम बता रहे थे क्या, एनिमेट और इनएनिमेट, सॉरी, मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर थिंग से क्या ही सवाल आएगा, बट एनिमेट और इनएनिमेट पे भी बहुत बार सवाल आ चुके हैं। 2 बार तो मैंने देखा है कि सवाल आया है। तो एनिमेट मतलब क्या? जो लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल को एनिमेट कहते हैं। और जो डेड सेल होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा गाइस, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ये मान के चलिए एक सेल है और यहाँ पे एक सेल है। ये मान के चलिए एनिमेट का हो गया, और यहाँ पे मान के चलिए इनएनिमेट का हो गया। तो अभी आप लोग बोलिएगा कि ये तो लिविंग सेल होगा ही, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग है कि डेड सेल है? अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये नॉन लिविंग सेल है, नॉन लिविंग सेल, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करिए, या फिर डेड सेल है, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि ये डेड सेल है। क्योंकि अगर ये नॉन लिविंग सेल है तो नॉन लिविंग सेल आया कहाँ से? इसका कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा, तो कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा, तो कोई ना कोई जो ओरिजिन होगा वो तो लिविंग ही होगा, लिविंग सेल से ही आया होगा। तो लिविंग होने के बाद वो नॉन लिविंग कैसे हो गया? हाँ, वो डेड हो सकता है, उसको लिविंग होने के बाद वो मर सकता है सेल, इसलिए उसको डेड सेल बोलेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई आपको बताता है कि नॉन लिविंग सेल है तो आप उसको बोलिएगा कि ये आपका भ्रम है कि नॉन लिविंग सेल भी होते हैं। ठीक है गाइस, तो और ये जो एनिमेट हैं इनके पास
प्रोटोप्लाज्म भी होता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गाइस प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक के ऊपर लिखना होना चाहिए। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। या फिर अगर इसको दूसरे वर्ड में बोला जाए तो इन लोगों के पास होते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट होते हैं इन लोगों के पास। अब आप पूछेंगे कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल माइनस सेल वॉल, सेल में से सेल वॉल को निकाल दीजिए तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और इन लोगों के पास लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि एनसीईआरटी सवाल क्या करता है, व्हाट इज दैट इनएनिमेट थिंग्स डू नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। तो आपका आंसर यहाँ पे तुरंत आना चाहिए कि इनके पास प्रोटोप्लाज्म होते हैं एनिमेट के पास, और इनएनिमेट के पास लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब इन लोगों के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आया समझ तो थम्स अप लिखिएगा कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। और ये जो नॉन लिविंग और डेड सेल वाला हमने बताया वो कॉन्सेप्ट भी समझ आए तो थम्स अप लिखिएगा। सो अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो आगे बढ़ें। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने भी यही लिखा, सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो मान के चलिए मैं आपसे बात करूं कि इनमें तो डेड सेल है और इनमें लिविंग सेल है, तो ये भी डिफरेंस होता है एक। ओके, all living organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while other like us composed of many cells are called multicellular organism. ठीक है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी बात किया है कि व्हाट इज अ सेल। ये यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ये आपका जो टॉपिक है इससे मतलब कि बोल सकते हैं बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है एनिमेट और इनएनिमेट वाला, इसका कॉन्सेप्ट आपको चमकना चाहिए। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको आप लोग अंडरलाइन करिए, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। मतलब अपने एक सेल से ही, मैं आपको तो पता ही होगा, आप लोग 10th क्लास से आ रहे हैं, तो एक अमीबा होता है। अमीबा अपना काम खुद करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। कैसे शो करता है, तो खुद से खाना भी बनाता है, खुद से रेस्पिरेशन भी करता है, सारा चीज़ खुद से करता है, खुद से फूड से अपना एनर्जी भी बनाता है, सब चीज़ करता है, उसी से इसका काम चलता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट सेल। अब एनसीईआरटी बोल रहा है कि कोई भी चीज़ जो सेल से छोटा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर ही नहीं सकता, तो बहुत अच्छा बात है। एंड सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये चीज़ आप लोग बहुत साल से पढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत लोग तो इसको रट लेते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, इंडिपेंडेंट ये क्या कहते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ कैसे, मतलब होता क्या है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक
यहाँ पे मैं शेप्स बनाता हूँ, दूसरा दूसरा शेप बनाता हूँ, ठीक है। ये 3 शेप है। अब ये मान के चलिए कि हमारा सेल है, ये सेल 1, ये सेल 2, ये सेल 3, ये तीनों फ्यूज करके एक बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों फ्यूज करके एक बॉडी बना रहे हैं, तो इस बॉडी को स्ट्रक्चर ये तीनों सेल दे रहे हैं, ये तीनों सेल इस बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। और यही तीनों जो सेल हैं इस बॉडी में फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही तीनों सेल से ही मिलकर इस बॉडी को शेप मिलेगा, यही तीनों सेल के मिलने से ही इसको स्ट्रक्चर मिलेगा। और फंक्शनल इसलिए कह रहे हैं कि यही तीनों सेल के मिलने से वो फंक्शन शो करेगा। इतना बात आपको समझ आया तो थम्स अप लिखे कमेंट बॉक्स में। नाउ एंटन वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, ठीक है। ये जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, इन यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, डिस्क्राइब द डेड सेल, ठीक है। तो जो फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने लाइव सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा, वो कौन थे? एंटन वैन ल्यूवेनहुक, ओके। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियस के ऊपर। यहाँ पे न्यूक्लियस, बस एक पॉइंट है न्यूक्लियस के बारे में लिखने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका जो ब्रेन है वो क्या काम करता है, तो आप लोग को पता चलेगा कि उस हिसाब से आपको पता लगाना पड़ेगा कि न्यूक्लियस क्या काम करता है। तो ब्रेन जो है हम लोग को कमांड करता है, हम लोग को बताता है कि आपको आज ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है। उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का जो होता है ब्रेन होता है, मतलब मेन पार्ट होता है। और ये जो न्यूक्लियस है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अगर आपको एक नोट डाल के चीज़ लिखना है तो मैं लिखवा सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सेल, तो आप लोग क्या बताइएगा? मुझे पहले ये बताइए, व्हाट इज अ सेल। तो जिनके पास है क्या? पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा साइटोप्लाज्म। तीसरा जेनेटिक मटेरियल। चौथा राइबोसोम। राइबोसोम भी चाहिए होता है एक सेल को कहने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस हुआ तो वो उसको हम लोग सेल नहीं कहेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं हम लोग। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स मूवमेंट इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। बहुत अच्छा बात लिखा है कि अभी तक जिस माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था वो तो हो गया, लेकिन आगे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं उससे हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं सेल के अंदर। जैसे बहुत छोटे छोटे जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उन सबको हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे, और ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, सेल थ्योरी। क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो एक टॉपिक लास्ट, सेल थ्योरी। मैं आपको चाहूँ तो एक दिन में पूरा एनसीईआरटी भी पढ़ा सकता हूँ, मतलब इस चैप्टर को एक दिन में पूरा पढ़ा सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन नहीं समझिएगा। जब तक आप एनसीईआरटी को समझिएगा नहीं अच्छा से, तब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी इज़ द की फैक्टर विच लीड यू टू क्रैक नीट। सो एनसीईआरटी इज़ योर एनसीईआरटी। आपको इसको 3 बार 4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। आपको आपको जो लगता है कि मैं यहाँ पे आपको आकर पढ़ा रहा हूँ, आपके आने से पहले मैं भी एक बार पढ़ता हूँ कि कुछ छूट ना जाए, इसलिए एनसीईआरटी को कम में नहीं आंकना चाहिए। अभी इस चैप्टर में आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी का जो डिटेल में है, यहाँ कुछ लिखा है और समरी में कुछ और लिखा है, तो और करेक्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। In 1838 मैथियस स्लेन अ जर्मन बॉटनिस्ट। स्लेन जो थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके मॉक टेस्ट में आ सकते हैं, बट ऐसे नीट के एग्ज़ाम में तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आया है, लेकिन मॉक टेस्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली आज ये सब क्वेश्चन है कि किस साल में स्लेन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, कौन थे, ये सब बहुत। तो examined a large number of plant and observed all plant are composed of different kind of cell which form tissue of the plant. So इन्होंने क्या कहा, स्लेन ने कहा, जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं, कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हैं प्लांट के अंदर, और उन सबको मिलाया जाए तो टिश्यू बनते हैं। एट अबाउट दैट सेम टाइम थियोडर श्वान इन 1839 में श्वान का नाम आएगा, अ जर्मन जूलॉजिस्ट। इनका ना, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे भैया, वो बॉटनिस्ट वो जो प्लांट पे काम करते हैं, और जूलॉजिस्ट वो जो एनिमल पे काम करते हैं। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट द सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया एनिमल टिश्यू पे स्टडी करके कि जो सेल होते हैं उसके आउटर लाइनिंग पे एक थिन आउटर लेयर कवरिंग होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कवरिंग। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। सो जो स्वान थे वो दोनों पे स्टडी करते हैं, एनिमल पे भी और प्लांट पे भी। तो प्लांट पे इन्होंने जब स्टडी किया तो ये बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का जो कैरेक्टर है वो यूनिक है प्लांट सेल में, और ये चीज़ जो बताया इन्होंने कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है सेल वॉल। On the basis of Swan proposed the hypothesis that the body of animal and plant composed of cell and product of cell। ये मैंने रेड से मार्क किया, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसका। ये पूछा भी जाता है नीट एग्ज़ाम में, एक बार पूछा गया था कि स्वान हाइपोथेसिस क्या था। सो स्लेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। दिस theory however did not explain as how the new cell were formed. Rudolf Virchow in 1855, ये जो रुडोल्फ विर्चो नाम के आदमी थे 1855 में, इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था जो कि सेल हैं वो न्यू सेल में बनते हैं। कहाँ से बनते हैं,
जो सेल होते हैं वो डिवीज़न शो करते हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, उसमें मैं बताऊंगा आगे। बट इन्होंने बताया था पहली बार कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल में बनाते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से उसके सेल होते हैं, जैसे कि पहले से ये एक पहले से ये एक सेल है, ये डिवीज़न शो करेगा और दो सेल बनाएगा। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं रुडोल्फ विर्चो, और इन्होंने ये बात बोला था 1855 में। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेन एंड श्वान टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, जो सेल थ्योरी को हम लोग आज समझते हैं, कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये जो आधा बात है मैं आपको बताता हूँ, ये जो आधा बात इन्होंने बताया ये तो स्वान एंड स्लेन का ही था। स्वान एंड स्लेन का स्वान एंड स्लेन का ही था। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ सेल वाली जो बात है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो बात थी ये केवल स्वान ने बताया था। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि स्वान ने बोला था कि, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, सॉरी 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 स्लेन थे, स्लेन, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। स्लेन थे, स्लेन थे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हम लोग का क्लियर, और जो सेकंड पॉइंट है ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये कौन दिया था, इस बात को कौन लिखा था, इसको तो आपको रेड पेन से लिखना पड़ेगा, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक पेज से ही कितना सारा चीज़ निकाला है। ये देखिए, एनिमेट, इन एनिमेट, यहाँ पे एनिमेट हो गया, यहाँ पे इन एनिमेट हो गया, एक सेकेंड, ये एनिमेट हो गया है, यहाँ पे इन एनिमेट हो गया। फिर ये हम लोगों ने भूमिका बांधा था स्टार्ट करने से पहले, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सेल, कॉर्क सेल कैसे है, या कॉर्क सेल होता क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और व्हाट इज़ अ सेल पढ़ा, और सेल थ्योरी भी पढ़ा हम लोगों ने। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।